बस रुक जाओ बच्चों, बाकी बच्चों को आ जाने देते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करता हूँ। एक बार ग्रुप में रिमाइंडर कर दो। जस्ट 2-4 मिनट और रुकते हैं, फिर आने देते हैं सबको, फिर start करते हैं। आने देते हैं सबको, फिर स्टार्ट। 2-4 मिनट और रुकते हैं, आने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप लोग जो कुछ थोड़ा सा स्टैंड। एक मिनट, एक मिनट। अच्छा, तो आज मैं पता है क्या, मैं आप लोगों को आज फॉर्मूला सीट के बारे में बताता हूँ, ठीक है, कि हम फॉर्मूला से कैसे रिवाइज करेंगे और कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात, बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप यस सबको? बताओ बताओ, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको? बोलो भाई। यस सर, आ रही है। आ रही है, आ रही है। तो आज ना हम लोग फॉर्मूला से कैसे पढ़ेंगे, फॉर्मूला वगैरह आपके सामने रहेगा, और उससे हम कैसे रिवीजन करें, ताकि जब फॉर्मूला वगैरह रहता है ना, तो हम लोग इजिली क्या कर लेते हैं, आसानी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है क्या? बोलो आप लोग। सर हाँ जी, एक बार चैट बॉक्स देखना। देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। नमस्कार सर, अगर कोई ना आ पाए तो मतलब देखो, एक पर्टिकुलर रीजन होना चाहिए, और आप इसके लिए लोकेश सर से बात करोगे तो ज्यादा सही रहेगा, मुझे लग रहा है। आप लोकेश सर से बात करोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? बताओ बताओ, अरे बोल भी दो। यस हाँ, यस सर लोकेश यस सर सर से बात करना, क्योंकि अरेंज वही कर रहे हैं, एवरीथिंग वही कर रहे हैं, तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है? क्लियर है? क्लियर। क्लियर है। तो बस जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट करूं, बताओ? एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मोल कॉन्सेप्ट? मैं किससे स्टार्ट करूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर या फिर मोल कॉन्सेप्ट? एटॉमिक स्ट्रक्चर। सर वो मोल कॉन्सेप्ट का वो बता दो, डाइल्यूशन वाला। मोल कॉन्सेप्ट का क्या बता दूं? सर मोल सर कंसेप्ट का तो ज्यादा डाइल्यूशन वाला था एक। चलो मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूँ। क्लियर है क्या मेरी बात है?
बोलो बोलो। यस सर। तो मैं आप लोग को पता है क्या, केवल और केवल फॉर्मूला के बारे में बताऊंगा कि आज हम फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग खुद ही प्रैक्टिस करना, क्योंकि ना हम एक दिन में इतना ज्यादा प्रैक्टिस करा नहीं पाएंगे, तो हम केवल और केवल आपको क्या बता दे रहे हैं, फॉर्मूला बता दे रहे हैं। एक बात देखो, क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या आपको? Yes, sir. हो गया? Yes, sir. क्लियर है? क्लियर है। अब देखो क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब देखो हमारे पास सबसे पहले ना, जो हमारे पास ये मोल कॉन्सेप्ट है ना, इसमें सबसे पहले क्लास 9 से इसको जोड़ा है। सबसे पहले कोई भी हमारे पास सब्सट्रैक्ट लिया है, यानी कुछ भी, यानी ईटा पत्थर कुछ भी ले लो, उसको बाद उसको दो टाइप में बांटा है। एक पहले को बोला है फिजिकल क्लासिफिकेशन और दूसरे को क्या बोला है, केमिकल क्लासिफिकेशन। अब यह जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है ना, इसको भी कितने पार्ट में बांटा है बताओ? 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। तो जो ना हमें 3 पार्ट में कौन कौन सा है बताना जरा एक बार। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। फिर से केमिकल प्रॉपर्टीज को कितने पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। एक को बोला है प्योर और दूसरे को क्या बोला है? इम्प्योर। प्योर क्या बोला है? प्योर बोला है, और क्या बोला है? इम्प्योर। क्लियर है क्या? इम्प्योर बोला, ठीक है। अब जो हमारे पास प्योर बोला है वो 2 टाइप का, पहले को क्या बोला इसने, एलिमेंट, और दूसरे को कंपाउंड। अब यह एलिमेंट भी 3 टाइप का हो जाएगा, कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्या मेरी बात क्लियर है क्या सबको? क्लियर है। अब देखो कि जो हमारे पास जो इम्प्योर है ना, वो 2 टाइप का, एक है होमोजीनियस, दूसरा है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं और हेट्रोजीनियस को कोलॉइडल और सस्पेंशन। क्या मैंने क्लास में बताया था कि नहीं बताया था? Yes. बताया था सर। बताया था। हाँ जी, कोई हैंड रेज कर रहा है, बता दो भाई क्या दिक्कत है? No, sir. गलती से हो गई। कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो थोड़ा सा इसको और हम जूम कर लेते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ आए, ठीक है। अब देखो, आपको पता है अवोगैड्रो नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Na से। और Na किसके बराबर होता है? 6.02 बिल्कुल। अब देखो, एक मोल का डिफिनीशन देख लो। मोल का डिफिनीशन का क्या मतलब है, कि हमारे पास जो कार्बन 12 है, उसके एक एटम का वेट मान लो कि x है, और उसके बाद उसके 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये वाला फॉर्मूला आपको बताया था ना स्टार्टिंग में? पढ़ लेना। Yes, sir. अगर हमें किसी का मॉलिक्यूलर वेट देखना है तो हम क्या करेंगे, सभी का वेट जोड़ लेंगे। आप बताओ, हाइड्रोजन का होता है 2, सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16 × 4, 98 टोटल आ जाएगा क्या? Yes, sir. आ जाएगा। अगर मानो कि हमें नंबर ऑफ मोल निकालना हो, नंबर ऑफ मोल निकालने का मैंने आपको बताया था, कैसे निकालोगे? अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पता हो तो क्या कर देना आप लोग, अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, क्या निकल जाएगा? Number of moles. नंबर ऑफ मोल। अगर आपको वेट पता हो तो आप क्या कर देना, उसके मोलर वेट से डिवाइड कर देना, आपको क्या मिल जाएगा? Number of moles. नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है क्या? अगर आपको उसका मान लो कि कोई गैस में है, और गैस में अगर आपको वॉल्यूम पता है, तो आप क्या करोगे? 22.4 से डिवाइड कर दोगे। क्या मेरी बातें क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? क्या मेरी बातें क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट है? No, sir. सर एक बार गैस वाला समझा देना। गैस वाला, मान लो कि हमारे पास क्या है, क्लोरीन गैस में है। क्लोरीन क्या है? गैस में है। अगर यह 1 मोल है ना, तो इस गैस का पता है क्या वॉल्यूम होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है, क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में अगर मान लो 1 मोल गैस है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर होगा। क्लियर है क्या? अगर कोई भी गैस होगा, अगर हमारे पास 1 मोल है तो कितना लीटर है उसका वॉल्यूम? उसका वॉल्यूम कितना आएगा? 22.7 के लिए ना जो टेम्परेचर होता है काफी कम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि काफी ज्यादा होता है। वो एक होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, ये एचटीपी वाला, ठीक है। तो ज्यादातर आपको वैल्यू दिया होगा, या फिर आप 22.4 ही लिखना और कुछ मत लिखना। डन? Yes, यस sir. सर।
अगर मानो आपसे क्वेश्चन Okay, कुछ sir. ऐसा दे दे कि हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 क्या है, एटम है, तो आप बताओ कितना कितना मोल है। 1 mole. 1 mole. 1 मोल है। अगर हमारे पास 1.2 इंटू 10⁻24 एटम है तब कितना मोल है, So 2 mole. 10 से divide कर 2 मोल हो जाएगा ना, ये 2 Sir, मोल हो 2. जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट्स? No, सर इस sir. वाले चैप्टर में से बस वो बता दो डाइल्यूशन वाला। क्या सर इस वाले चैप्टर में से बस डाइल्यूशन बता दो, डाइल्यूशन में क्या था। डाइल्यूशन? यस सर। मैं बता देता हूँ, डाइल्यूशन का ही बता देता हूँ। ये बताओ, ये बातें सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आते हैं Clear है। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या आते हैं, क्या आते हैं बताओ? स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो हमारे पास 2a प्लस 3b गिव्स 2c है, कुछ इस टाइप का है। तो इसका क्या मतलब है, 2 मोल a 3 मोल b से रिएक्शन करके कितना मोल c देता है, 2 mole. 2 मोल c देता है। ठीक है क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ Yes, कि sir. 2 मोल a 3 मोल b से रिएक्शन करके कितना मोल c देता है, 2 मोल c देता है। अब देखो यह क्वेश्चन किस टाइप का है, डबल रिएक्टेंट बेस्ड, ये सिंगल रिएक्टेंट। अगर इन दोनों में से किसी एक का वैल्यू दे दे, मान लो यह रिएक्शन दे दिया और बोल दिया कि मान लो कि अगर हमारे पास 3 मोल ऑफ ए होता तो कितना मोल सी बनता, ऐसे बोल दे। तो आप बताओ, जब 2 मोल से 2 मोल बन रहा है तो 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल बनेगा ना। सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है। सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी एक ही का वैल्यू दिया जाता है और कोई एक ही पूछता है। अब इसके बाद आता है डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। क्या आता है, डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन। मान लो ये 3a दे दिया, या 2b दे दिया और हमारे पास यह 2c है। डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है कि मान लो 3 मोल a 2 मोल b से रिएक्शन करके कितना मोल c बनाया है, बताना जरा। 2 mole. अगर मान लो कुछ ऐसे दे दे 5 मोल ए और 7 मोल बी होगा तो कितना मोल सी बनाएगा। यह डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन है। डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, हमारे पास दोनों की वैल्यू दी जाती है और हमारे पास पूछता है कि बताओ तो क्या होगा इसका आंसर, बताना जरा। सर 5 मोल सी नहीं होगा, क्या 5 मोल सी 5 मोल? सी बाकी बाकी बच्चे बताओ, सभी कोई बताओ। सर 5 मोल सी। 6 मोल सी। हो गया क्या, हो गया? अब देखो, ये सिंपल सी बात होता है, जब भी आपको डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है ना तो आपको क्या निकालना होता है, आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना होता है। और मैंने आपको बताया था लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, अगर आपके पास यहाँ पे मोल दिया हो, मोल दिया हो या फिर वॉल्यूम दिया हो या फिर नंबर ऑफ क्या दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, तो इन तीनों अगर कुछ भी, इन तीनों में से कुछ भी दिया हो ना तो आप सबसे पहले क्या डिवाइड करोगे, इससे कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। तो 5 का कोफिशिएंट 3 और 2 का 7 का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। आप बताओ 5 का 3 से डिवाइड करोगे तो 1.7 के आसपास आएगा और इसका क्या आएगा 3.5 के आसपास। ज्यादा कौन है, ये वाला ना। तो हमारे पास यह लिमिटिंग रिएजेंट हुआ ना यह। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना। समझे क्या आप लोग? कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बना, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा। तो सिंपल सी आप बात बताओ, जब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यह 3 से 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा, 3 से 2 बन रहा है तो 1 से कितना बनेगा 2/3। 5 से कितना बनेगा 2/3 × 10/3। 5 कितना आएगा बताना जरा।
10/3 3.333 सर समझ गए क्या चीज पूछना 3.333 है? क्या 3.333 मैं फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास डबल रिएक्टेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, यानी कि अगर दोनों का वैल्यू दिया हो, तो इस केस में आप क्या करोगे कि सबसे पहले क्या निकालोगे? लिमिटिंग रिएजेंट निकालोगे। सबसे पहले क्या निकालोगे आप लोग? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए ना, अगर आपके पास मोल दिया हो, वॉल्यूम दिया हो या फिर मॉलिक्यूल दिया हो, तो डायरेक्टली आप क्या कर देना? कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। किससे डिवाइड कर देना? कोफिशिएंट से। अगर मान लो ग्राम दिया हो ना, तो ग्राम को सबसे पहले आप मोल में कन्वर्ट करोगे, तब जाके कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे। समझे क्या? सर हाँ जी। सर अगर वॉल्यूम वाला एग्जांपल दे तो बता दो कोई इक्वेशन। वॉल्यूम वाला एग्जांपल देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + N2 गिव्स NH3। तो कुछ ऐसे इसका रिएक्शन होता है क्या? कुछ ऐसे होता है क्या? बोलो। अगर हमसे बोल दे सर कि एक हमारे स्लाइड पास पीछे 100 कर दो। ml H2 है और 100 ml, देख लो, 100 ml H2 है और 100 ml क्या है? N2 है। तो बताओ कितना ml NH3 बचेगा, बनेगा? सभी को ही बताओ, एक बार मिलके बताओ सभी को, जल्दी से फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। 200 ml। अरे 200, ये क्या बोलते हैं, अल्कोहल है। एक गिलास में इसमें मिला, एक गिलास में इसमें मिला, बन गया 200 ml। पानी है क्या? एक गिलास इस गिलास से मिलाया, 100 ml इस गिलास से, बन गया 200 ml। ऐसे थोड़ी होता है। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री। मिलाओगे 1 लीटर बनेगा आधा लीटर। ठीक है। सर 66 सर 200/3 200/3 ml। ये तो आ जाएगा। बोलो आप लोग। सर 66.66 था। कितना आया है? 200/3 66.67। पहली बात देखो, आप बताओ क्या यह वॉल्यूम दिया हुआ है? डिवाइड कर दो कोफिशिएंट। यस इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है। अब ये बताओ, जब आप इसमें इससे डिवाइड करोगे तो यह कितना आएगा? 33.33 आएगा और यह 100 आएगा। ज्यादा कौन है? यह वाला ना। यस सर। यह वाला हमारे पास क्या होगा? क्या लिमिटिंग रिएजेंट होगा? यस सर। अब यही डिसाइड करेगा ना कितना बना। यस सर। यस आप ये बताओ, 3 से कितना बन रहा है? 2 मोल। 2। 1 से कितना बनेगा? 2/3 2/3। और 100 से कितना बनेगा? 2/3 इंटू 100, 200/3। यानी कि 66.66 बनेगा। यस नहीं समझ आया? अरे नहीं, सर 100 से तो मल्टीप्लाई करो। नहीं क्लियर हुआ क्या? बताओ आप लोग। सर आ गया, सर आ गया। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट का इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। हाँ सर हो जाएगा। यस सर। और भी किसी को कुछ भी डाउट है? अब आप लोग क्या बोल रहे हो? डाइल्यूशन का बोल रहे हो ना? इसमें डाइल्यूशन नहीं, इसमें मोल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैं सर, मोलैरिटी का normal- फॉर्मूला बताता हूँ। मोलैरिटी का सर नॉर्मलिटी भी समझा देना एक बार। मैं बता दे रहा हूँ। मोलैरिटी का बताता हूँ। क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल होता है वो किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। और जो वॉल्यूम होता है वो किसका होता है? सॉल्यूशन का होता है। वो भी किसमें? लीटर में। आप लोग जानते हो मोल निकालने का एक और फॉर्मूला क्या होता है? W/M। तो आप मोलैरिटी को डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? W/M भी लिख सकते हो। बोलो। यस सर। यस सर। मान लो कि हमारे पास एक ग्लास है, एक ग्लास है, इसमें हमने 2 मोलर का एक सॉल्यूशन बना लिया, उसका वॉल्यूम भी हमारे पास 2 लीटर ही है। आप बताओ, ग्लास में हमने एक शरबत बनाया, उसकी मोलैरिटी मैंने कितना लिया? 2। और उसका मैंने वॉल्यूम कितना ले लिया? 10 ले लिया, 2 लीटर ले लिया ना। अब हमें पता है क्या करना है, हमें पता है क्या करना है। इसमें हमने अलग से क्या कर दिया? 2 लीटर पानी डाल दिया। तो आप बताओ पानी कितना हो जाएगा? 4 लीटर हो जाएगा। यस सर। आप बताओ डाइल्यूट हो गया कि नहीं हो गया?
तो मोलैरिटी कब हो जाएगी ना, फीका हो जाएगा ना, ये फीका हो जाएगा ना, मोलैरिटी कब हो जाएगा ना। तो इसी पे एक फॉर्मूला है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो आप बताओ M1 2 है, V1 भी 2 है, M2 हमें नहीं पता और V2 कितना है 4 है, तो M2 कितना हो जाएगा बताना जरा, 1 हो जाएगा ना। 1 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट है क्या? सर नॉर्मैलिटी भी, क्या नॉर्मैलिटी नॉर्मेलिटी? एक मिनट रुक जाओ, यह तो हो गया हमारे पास मोलैरिटी का क्वेश्चन। अब मैं किसका बता दे रहा हूँ आपको, इसका मिक्सिंग का क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। यह तो डाइल्यूशन का हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट आता है मिक्सिंग का, ठीक है क्या। मान लो हमारे पास एक गिलास है, 2 मोलर इसमें सॉल्यूशन है, 2 लीटर क्या है इसका वॉल्यूम है। दूसरा गिलास है, 3 मोलर सॉल्यूशन है और 4 लीटर क्या है वॉल्यूम है। अब मैंने क्या कर दिया, इस वाले ग्लास को भी एक तीसरे गिलास में डाल दिया और इस वाले ग्लास को भी तीसरे डाल दिया। आप बताओ इसका मोलैरिटी कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। वॉल्यूम तो सीधी बात है, 2 लीटर या 4 लीटर या टोटल 6 लीटर हो जाएगा। ये बता दो ये। तो मैं बताता हूँ मिक्सिंग के केस में आप क्या करना, M1 M3V3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2 2v2। V2। अब ये बताओ M1 2 है, V1 भी क्या है 2 है, M2 कितना है, M2 हमारे पास 3 है और V2 कितना है सर 2.6 कुछ करके 4 है। तो कितना आएगा जरा बताना आप लोग। और यहाँ पे V3 हमारा डायरेक्टली 16 7 हो बाय जाएगा। तो यहाँ पे 8 4 बाय और 3। 4 और 16/7, ऐसा 16/7 हो जाएगा ना। ये तो 6 होगा ना। हाँ 4 तो 6 होगा, ये हो 16/6। 4 और 6 6 होगा। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है क्या? यस सर। इसमें किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप बता सकते हो, किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग बता सकते हो। और सभी को मेजर टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहना अच्छे से। डन। सर अब सर दोबारा नॉर्मैलिटी बताने वाला। क्या बोले, नॉर्मेलिटी आ जाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मान लो हमारे पास H2SO4 है, नॉर्मेलिटी H2SO4 है, तो मैं इसकी नॉर्मेलिटी निकालना है। तो नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है W/EV होता है। क्या होता है EV। और मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है W/mv। सर तो MV। यहाँ पे जो होता है वो मोलर मास होता है और यहाँ पे जो होता है वो इक्विवेलेंट मास होता है। क्या होता है इक्विवेलेंट मास। अब हम इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं, जो इक्विवेलेंट मास होता है ना, वह मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर होता है। क्या होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। आप बताना जरा H2SO4 का मोलर मास कितना है। सर 98 है। कितना है 98 है। अब जब आप H2SO4 को तोड़ोगे ना तो 2H प्लस बनेगा और क्या बनेगा SO4 माइनस माइनस। तो या फिर आप प्लस की संख्या से डिवाइड कर देना या फिर माइनस की संख्या से डिवाइड कर देना, वही आपका क्या होगा n फैक्टर होगा। आप बताओ प्लस की संख्या यहाँ पे दिख रहा है 1, लेकिन आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। 49 हो जाएगा सर। यस तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे डिवाइड कर दोगे कितना जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर दोबारा बता दो। बता रहा हूं। मान लो कि मैंने क्या ले लिया HCl ले लिया, तो H का कितना होता है 1 और Cl का होता है 35.5, टोटल कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा। यस सर। आप HCl को तोड़ोगे तो H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। आप बताओ या फिर प्लस की संख्या से या फिर माइनस की संख्या से क्या कर दो डिवाइड कर दो। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा सेम आएगा जितना इसका मोलर मास है। क्लियर है क्या? किसी का माइक चालू है। CaCO3 को देख लो, तोड़ोगे तो क्या बनेगा Ca2 प्लस और क्या बनेगा CO3 2 माइनस, यही होगा ना। यस सर। कैल्शियम सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप वाले ऑलवेज क्या बनाते हैं सर बोलो? किसी का माइक ये माइक कौन किसी है? को सेकंड ग्रुप अनम्यूट वाले करो ऑलवेज क्या सर। बनाते हैं। सर ये 100 आएगा क्या? अब देखो, अब इसका क्या मतलब है ध्यान से देखना। अब सिंपल सी बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कैल्शियम का होता है 40 और इसका कार्बन का कितना होता है बताओ 12 और इसका 16×48, यानी ओवरऑल हमारे पास कितना हो जाएगा 100। तो सिंपल सी बात है 100 डिवाइड बाई आप क्या कर देना 2। 2 कर देना। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। चार्ज सेम रहेगा क्या सर? सर
हाँ बताओ, चार्ज सेम रहेगा ये? सबका कहाँ सेम रहेगा? सिंपल सी बात बताओ, जितना प्लस माइनस होगा उसी से डिवाइड करेंगे ना। अलग HCl अलग वाले में क्या 2 हो गया और 3 हो गया, फिर क्या बोल रहे हो आप? सर एक में 2 हो गया, एक में 3 हो गया, फिर कहाँ से 2 और 3 हो गए? हो अरे गया। कैल्शियम ये पे 2 पूछ रहे प्लस है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है। इसमें नहीं डन कह रहा हूँ, ये मुझे पता है। डन डन, ठीक है। आगे बढ़े क्या? बताओ बताओ, आगे बढ़े आप लोग। यस नॉर्मलिटी है क्या, ये तो सर समझा दो। सर वो कहना चाहता है एल्यूमिनियम कार्बोनेट में क्या करेंगे? एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2। पहली बात तो एल्यूमिनियम कार्बोनेट का फार्मूला बताओ, फार्मूला Al2 बताओ क्या? 2CO3। Al2CO3 होल थ्राइस। Al2CO3 का होल थ्राइस। अब ये बताओ, इसको आप तोड़ोगे ना तो क्या बनेगा? Al3 प्लस बनेगा और क्या बनेगा? 3CO3 2 माइनस बनेगा। तो आप बताओ, इसमें प्लस की संख्या भी 6 है, माइनस की संख्या भी 6 है। इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लो x है, तो डिवाइड बाय क्या कर देना? 6 कर देना। समझ ओके आया? सर। क्लियर है? यस अरे डन हो गया क्या? यस सर। यस सर आगे बढ़ चले। यस सर। नॉर्मलिटी है क्या, ये समझा दो एक बार। क्या बोल रहे हो आप लोग? और नॉर्मेलिटी वाला बता दो। नॉर्मलिटी ये है क्या, नॉर्मलिटी कहाँ का पे बता यूज रहा हूँ, आप होती है? ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास 49 ग्राम 49 ग्राम H2SO4 है। 49 ग्राम H2SO4 है, जो कि 1 लीटर पानी में क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन लिख लो। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या है? यह मिक्स है। तो आप इसका क्या बता दो? आप इसका मोलैरिटी भी बता दो और नॉर्मेलिटी भी बता दो। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ मोलैरिटी। मोलैरिटी बराबर क्या होता है? W/mv। W यहाँ पे 49 दिया हुआ है, m यानी कि मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 98 हो जाएगा, और वॉल्यूम 1 लीटर दिया, कितना आएगा? 1/2 आएगा ना। यस सर, 1/2 आ जाएगा। अगर मैं नॉर्मेलिटी की बात करूं तो नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या हो जाएगा? वेट हमारे पास 49 दिया है, अब यहाँ पे ई लिखेंगे ना, ई। अब ई का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर, और H2SO4 के लिए एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है ना। बोलो। यस 49/49 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आ जाएगा। नहीं समझ आया? सर आगे समझ। क्लियर है? दोबारा बता दो सर, वो दोबारा बता दो। जिसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू 1 होगा, उसका मोलैरिटी भी उतना ही होगा, नॉर्मेलिटी भी उतना ही होगा। सर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, बता दें एक बार। W/EV, 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 W/EV। क्लियर है क्या? सर अगर हमारे पास मोलैरिटी और मोलैलिटी है तो ये नॉर्मेलिटी की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, अब ये बताओ, अगर वही आप पूछोगे कि हमारे पास मीटर वाला फीता है तो हमें सेंटीमीटर की क्यों जरूरत पड़े? भाई सबका अपना अपना अपनी अपनी जगह जगह वैल्यू है, समझ रहे हो? आप बोलोगे सेंटीमीटर है तो फिर मिलीमीटर की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये बातें आप लोग समझ रहे हो कि नहीं, मेरी भावना आप लोग? यस सर। तो सबका Yes, अपना yes, sir. अपनी जगह वैल्यू है। कब किसका क्या यूज पड़ जाए वो वही जानता है। बोल दो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। किंग ऑफ वाईटी का क्या मतलब है? यूट्यूब। बताओ बताओ, किंग ऑफ वाईटी का क्या मतलब है? यूट्यूब। यस सर। क्या करते हो यूट्यूब पे आप? बोलो बोलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डन। आपसे परसेंटेज भी पूछ सकता है कि परसेंटेज कितना है, ठीक है क्या? बोल देगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज बता दो। कैसे बताओगे कार्बन का परसेंटेज? मास टोटल मास से डिवाइड करके इनटू 100 कर देंगे। टोटल मास सर कार्बन के मास को टोटल मास से डिवाइड कर दें। कार्बन का मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। जब भी परसेंटेज निकालना होगा आपको क्या करना है? 100 से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना है। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। सर अगर वो बोलेगा 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो? क्या बोल रहे हो?
सर अगर वो बोलेगा 2 2 ग्राम, ग्राम कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड। देखो अगर आपसे बोल दे 2 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है बताओ? कार्बन का परसेंट। परसेंटेज। अब देखो, मान लो कि अगर आपके पास 100 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, दिख रहा है क्या? तो इसमें 1 मिनट रुक जाओ, ध्यान से देखो, ये बताओ, मान लो कि आपके पास क्या है, 44 ग्राम क्या है, या फिर 1 मिनट मैं कैसे बताऊं इसको, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। देखो अगर मान लो कि आपके पास 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन बताओ कितना कितना वो होगा, कितना परसेंट होगा, कितना ग्राम कार्बन होगा? अगर 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन कितना ग्राम होगा? देखो अगर 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो हमारे पास कार्बन कितना ग्राम है? 12 ग्राम है। अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन कितना ग्राम है? 12/44। अगर हमारे पास 100 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या करेंगे? 12/44 इंटू इंटू में 100, ऐसे ही करेंगे ना? बोलो। तो अब यस बताओ, सर। अभी मेरे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 12 ग्राम क्या है? कार्बन है। अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो कितना ग्राम कार्बन होगा? 12/44। अब वही हमारे पास 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो बताओ कितना ग्राम होगा? 12/44 इंटू 2, यही होगा ना? 22 आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करो कितना आएगा? 6/11। तो जो भी आपका आंसर आएगा, यानी कि 0.5 के आसपास क्या आ जाएगा आपका? बैंक वाई बस कर दे। समझ गए क्या कैसे करना है इसको? यस सर। बताओ बस। देखो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन है ना, आप यूनिटरी मेथड लगाना, ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाना। नहीं क्लियर हुआ अभी भी? आप कभी भी 100 सर हो ग्राम से गया। कंपेयर कर लेना, डायरेक्टली रिएक्शन बना के कर लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन कर लेना। ये बातें किसी को डाउट हो तो बताओ, किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं? एक मैं क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं मैं। यस सर। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक 100 ग्राम क्या है, 100 ग्राम का सैंपल है, 100 ग्राम का सैंपल है, इसको मैंने क्या किया? जलाया। इसको मैंने क्या किया? जलाया। तो हमें 40 ग्राम क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। क्या मिला? 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। तो बताओ कार्बन कितना परसेंट है? कार्बन का परसेंटेज बता दो। कार्बन का परसेंटेज बता दो सर सैंपल में 100 ग्राम का। तो मान लो कि मेरे पास 100 ग्राम पेन है, ये पेन हमारे जो हाथ में लिया हूं ना, 100 ग्राम का है। अगर मैं इसको जलाता हूं तो 40 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो बताओ इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? सर 40%। कार्बन का पूछा, अरे 40% में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, 40% का। मैं कार्बन का पूछ रहा हूँ, बताओ जल्दी फटाफट बताओ, देखते हैं कौन दिमाग लगा के बता देता है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं पता? सर 16%। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे, बाकी बच्चे सर बताओ। आप करा दो। अरे मैं तो बताऊंगा ये, बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ। बाकी बच्चे बताओ, बाकी बच्चे। तो 10.8%। क्या?
10.8%. 10.8 something percent. अब देखो, अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से ना कार्बन का कितना निकालेंगे, कार्बन कितना ग्राम है। आप बताओ, मान लेते हैं कि हम कोई भी क्या ले लेते हैं, C6H6 ले लेते हैं। अगर हम उसको जलाते हैं, मान लो कि ये कोई भी कार्बन ही होगा ना, तो क्या बनेगा, क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। यस सर। बोलो बोलो, ये बताओ जो हमारे पास ये सैंपल है, क्या जितना भी कार्बन है टोटल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन गया। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास जो भी सैंपल होगा, क्या वो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन गया। Yes, sir. Yes. हाँ, sir. तो हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम चेक करेंगे कि हमारे पास कार्बन कितना ग्राम है। हम इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या चेक करेंगे कि हमारे पास कार्बन कितना ग्राम है। फिर से वही देख लो, मान लो कि अगर हमारे पास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो कार्बन कितना ग्राम मिलता है हमें, 12 ग्राम। 12 ग्राम। 15 ग्राम। अगर हमारे पास 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो सर 12/44। लेकिन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है कितना ग्राम, 40 ग्राम ना, तो 40 इंटू 12/44। जरा बताना फटाफट कितना आ रहा है, या 11 Sir, या 10, 10.8 कुछ आ यानी रहा कि था। कितना आ रहा है बताना जरा। Sir, 10.8. सर मैं 120 आ जाएगा ना, 120 डिवाइड बाई 11 कुछ ऐसे आ गया, इतना ग्राम आ जाएगा क्या, बताओ कितना ग्राम आ जाएगा। अब ये बताओ जब कार्बन हमें इतना ग्राम मिल गया तो इसका हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालने के लिए उसको आप ऊपर रखना और डिवाइड बाई क्या कर देना, टोटल हमारे पास 100 ग्राम था ना सैंपल का, और इंटू क्या कर देना 100, ताकि हमें परसेंटेज है ना। बोलो बोलो, इससे यह कैंसिल, यही हमारा क्या होगा परसेंटेज। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या आप सब। Yes, सर ये sir. जरूरत वैसे इसमें हो ऐसे रहा ऐसे है। कुछ देखो, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लोगे क्या। Sir, कर लेंगे. अरे बता दो भाई, Yes, sir. किसी की कोई दिक्कत है, No, sir. कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाए क्या अपने सेकंड चैप्टर में। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है, एटॉमिक। एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक मिनट जो Sir. एक मिनट रुक जाओ, उसका मेरे पास जो वो करवा दिया आपने क्या, सर, मास बाय मास वाला। वो आप लोग पढ़ लेना। हर एक चीज रिवीजन नहीं हो पाएगा, पूरी 100% रिवीजन नहीं हो पाएगा ना। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी काफी सारे क्वेश्चन है, आप लोग ना वो पढ़ लेना। जितना ज्यादा जरूरी था वो मैंने बता दिया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पता है क्या ज्यादा ही जरूरी वाला है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, इससे ज्यादा जरूरी वाला है। तो इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। सर, हाँ जी, तो जो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में रिलेशन है वो लिखवा दो एक बार। अच्छा वो लिखवा देता हूँ, चलो लिखवा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। मोलैलिटी और क्या बोले हो, मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में रिलेशन का जो फॉर्मूला है ना, एक वो फॉर्मूला लिखवा दो सर। चलो चलो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात देखो हमारे पास क्या है, तो देखो मोलैलिटी और मोलैरिटी में ना डेंसिटी आप लोग बीच में लाना, और डेंसिटी की वजह से क्या होगा, सब एक दूसरे से क्या हो जाएगा, इंटर कन्वर्ट हो जाएगा। आप फॉर्मूला हर एक चीज का नहीं याद कर पाओगे, रियली बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बर्डन हो जाएगा आपके लिए। तो फॉर्मूला उसका मत याद करो, क्या याद कर लो, केवल और केवल आप डेंसिटी की वजह से ही एक दूसरे से वह क्या हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है डेंसिटी की वजह से, ठीक है क्या। तो आप डेंसिटी ध्यान देना, हमेशा क्या ध्यान देना, डेंसिटी ध्यान देना। क्लियर है क्या। तो आओ बात करते हैं थोड़ा सा इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आओ देखो यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। देखो तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जॉन डाल्टन है। इसके बाद हमारे पास जे थॉमसन, ये सब आप लोग पढ़ लेना। ये सब पढ़ने वाला चीज है, आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना। मैं बताता हूँ कि हमारा मेन काम क्या है। हमारा मेन काम कहाँ से स्टार्ट होता है, बोलो बोलो, सर बोर थ्योरी से। कहाँ से स्टार्ट होता है, बोर थ्योरी से। अगर मान लो हमारे पास कोई दो सेल के बीच का एनर्जी देखना है तो हम लोग क्या करेंगे, E2 - E1 करेंगे कि नहीं करेंगे, या किसके बराबर होगा, H न्यू के बराबर होगा कि नहीं होगा। और हमारे पास यहाँ पे H क्या चीज है बताओ जरा,
प्लैंक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो होती है ना 6.62 इंटू 10 पे पावर माइनस 34 जूल होता है। ठीक है, क्या क्या होता है? जूल सेकेंड होता है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? सर आप ये बताओ स्पीड, लाइट की स्पीड क्या होती है? 3 इंटू 10 पे पावर 8 क्या होता है? 3 पे पावर 8 मीटर बाई सेकेंड होता है। क्लियर है क्या? अगर मान लो हमें किसी सेल का एनर्जी निकालना है, किसी सेल का एनर्जी, तो हम कैसे निकालेंगे? En इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही होता है ना? यस सर यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अगर हमें जूल में निकालना हो तो माइनस 2.18 इंटू 10 पे पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यह किस में होता है बताओ? जूल में होता है। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको? यस किसी को कुछ भी डाउट है? Yes, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। अरे भाई डाउट है? डायरेक्ट 2.18। देखो, अब इसके बाद हमारे पास आता है रिडबर्ग का कांस्टेंट वाला, और बहुत फर्स्ट ज्यादा। वाले सर हाँ जी, सर जो आपने सबसे पहले फर्स्ट वाला टॉपिक समझाया वो शेल वाला वो समझा दो कौन सा वाला? सर। शेल वाला की एक सेल में से दूसरे शेल में जाएंगे तो देखो, अभी वही तो आगे वाला है। आगे रिडबर्ग कांस्टेंट से पूरा वही क्वेश्चन आता है। रिडबर्ग कांस्टेंट से ना पूरा यही क्वेश्चन आता है। मैं बताता हूँ कहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आता है। क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या चीज है हमारे पास। अगर मानो हमें रेडियस निकालना है, रेडियस, तो रेडियस बराबर क्या होता है? रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा? 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, यही होता है ना? यस यही होता है। ठीक है, यही होता है। और बाकी सब तो मैंने बता दिया। अब एक चीज देख लो, अगर हमें दो सेल के बीच एनर्जी निकालना है ना, तो E2 माइनस E1, और वह क्या होगा हमारे पास? ध्यान से देखो, हमारे पास क्या होगा? 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, और साथ ही साथ हमारे पास क्या होता है? जेड स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या यहीं तक होता है ना? अगर मान लो हमें लेमडा निकालना हो, लेमडा, तो क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा? आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। और यह वाला फॉर्मूला क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आर का क्या मतलब है? रिडबर्ग कांस्टेंट हुआ कि नहीं बताओ जरा? आर का क्या मतलब होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। आर का क्या मतलब होता है? रिडबर्ग कांस्टेंट। रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम कलर नहीं चेंज करके एक बार लिख देना, दिखाई नहीं दे रहा। क्या? हाँ बिल्कुल। तो इसमें पता है क्या सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। डन। फिर रेडबर्ग वाला एक बार और समझा दो। देखो, तो मैं रिडबर्ग का यही बताता हूँ ना, ध्यान से देखो। यह एक फॉर्मूला याद ही कर लो, यह वाला फॉर्मूला याद ही कर दो। बोलोगे तो आप डिराइव कर देंगे। ठीक है, क्या बोलोगे तो मैं क्या कर दूंगा? डिराइव कर दूंगा। ये कर दूं क्या? डिराइव कैसे होता है? अरे बताओगे? सर एक छोटा सा क्वेश्चन दे दो फॉर्मूले पे, थोड़ा छोटा रिवाइज सा हो जाएगा। क्वेश्चन, सिंपल सी बात है। मान लो ना कि आपको कुछ ऐसे दे दिया। मान लो कि हमारे पास क्या है? एक लाइमन सीरीज है। हमारे पास एक 5वें सेल से लाइमन सीरीज में आ रहा है। लाइमन सीरीज में आ रहा है। आप बताओ उसका वेवलेंथ कितना होगा? वेवलेंथ कितना होगा? सर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो जरा। क्या? रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो। नहीं, उसकी वैल्यू आर में ही बतानी है हमें। आर में ही वैल्यू बतानी है। आर में ही वैल्यू बतानी है। उसका कोई वैल्यू नहीं है। फटाफट बताओ आपको, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक चीज जान लो, 1 बाई लेमडा बराबर क्या होता है? वेव नंबर होता है। क्या होता है? वेव नंबर होता है। ठीक है, सर 5/4 आर। 5/4 आर।
5/4r। और भी बाकी बच्चे बताओ। सर आर भी अपॉन में ही है। आर नीचे है। बाकी बच्चे बताओ। क्लास लेके, ठीक है। तो मैं 25/24r। यस सर, 25 तो बाई यही है ना, देखो 24 फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला क्या होता है। देखो इसको आप लोग जानते हो क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, Wave number. वेव नंबर बोलते हैं। क्लियर है क्या। अब ध्यान से देखो, वेव नंबर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है। अब ये बताओ कि 1/λ इसका होता है मीटर में, और इसका क्या होगा, मीटर इनवर्स होगा क्या वेव नंबर का। वेव नंबर का क्या होगा, Yes. यूनिट मीटर इनवर्स होगा। अब देखो जो इसका हमारे पास आएगा ना, वही आएगा आर जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जब आपके पास जेड की वैल्यू नहीं पता हो ना, तो आप हमेशा 1 मान के चलना, क्योंकि जो हमारे पास बोर्ड थे ना, वो हाइड्रोजन के लिए लेके चले थे। आप बताओ आर हो गया, और जेड की वैल्यू हमने 1 रख लिया। अब लाइमन है, तो आप बताओ लाइमन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी, n1 की वैल्यू 1 होगी ना। 1। अरे पहला सीरीज है तो 1 होगा ना, लाइमन के लिए 1 हो जाएगा। और हमारे Yes, पास sir. सर 5वें सेल 5 से क्या है ना। 25 नहीं हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारे पास आर बराबर क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 25, यानी कितना हो जाएगा 24/25 आर। कुछ ऐसे होगा ना, 1/λ की वैल्यू। तो लेमडा की वैल्यू कितना हो जाएगी 25/24 आर। 24 आर। आप तो बोल रहे हो कि 5/4 यस आर। सर। नहीं सर, सर वो कुछ 24। गलती हो गई थी। समझे कि आप गलतियां कहाँ पे सर करते मेरा हैं, भी यही आंसर है। क्या। सर यही आंसर आ रहा सर है। मेरा भी यही आंसर है। किसका 5/4 आर। नो सर, 25 नहीं बाय सर, 24 आर। सर 25/24 आर। 25/24 आ रहेगा क्या, मेरी बातें सबको क्लियर है। यस सर। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई डाउट है किसी को, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं नो आपसे सर। पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कोई पहले सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी बता दो, कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। आप क्या कर दो, दूसरा माइनस पहला कर दो, पता चल जाएगा क्या एनर्जी है, बताओ। ये बताओ, अगर हम E2 माइनस E1 करें तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा, बोल दो भाई। तो आप E2 की वैल्यू लिख लो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो आप ये बताओ 13.6 जेड की वैल्यू आप 1 ले लो, और एन की वैल्यू आप बताओ। E2 माइनस E1 कर रहे हैं ना, तो E2 की वैल्यू कितनी है, 4 हो जाएगी यहाँ पे, बोलो बोलो, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 13.6, और यहाँ पे हमारे पास 1 है ना, तो अपॉन 1। 1। इसको माइनस इतना करोगे कितना आएगा, सर यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है। जेड एटॉमिक नंबर। आप हाइड्रोजन के लिए मान के चलना, कितना आएगा लगभग बताओ, एनर्जी गैप कितना आएगा। और यह पॉजिटिव मान के चलना, क्योंकि हम एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं, एनर्जी गैप की बात कर रहे हैं। सर 13.6 इंटू 3। कहाँ से 13.6, आप इसको डिवाइड करोगे, ये कितना आएगा बताओ, डिवाइड करके 3.4 आएगा, डिवाइड यस करोगे सर। माइनस 13.6, आप बताओ सर कितना, 10.2 नहीं आ रहा है। यस सर। अगर आपसे बोल दे कि नियरेस्ट इंटीजर लिखने के लिए, तो आप कितना लिखोगे, सर 10। 10 लिखोगे। क्या मेरी बातें सबको क्लियर है, बोलो बोलो, क्या मेरी बातें सबको क्लियर है। आपको मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज एंड मिनिमम वेवलेंथ फॉर लाइमन सीरीज। सर मिनिमम एट Maximum इंफिनिटी क्या? और लाइट
और मैक्सिमम 1। सर मैक्सिमम है 2। मैक्सिमम के लिए क्या करते हैं, इन्फिनिटी करते हैं या फिर 1 करते हैं? और सर 1। सर 1 सर मिनिमम के लिए होता है 1। इन्फिनिटी। पहली बात देखो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इक्वल टू क्या होता है बताना जरा, r z स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब ये बताओ अगर यह वैल्यू हमारे पास, सबसे पहले तो हम मैक्सिमम निकालते हैं, हमें इस वैल्यू को अगर बढ़ाना है तो क्या ओवरऑल वैल्यू को कम करना होगा, क्योंकि एक दूसरे के क्या इनवर्सली है, बोलो कम करना होगा। यस ये बताओ सर। ये ओवरऑल sir. वैल्यू कम कब हो सकता है, जब ये वाला वैल्यू बढ़ जाए। अरे इस ओवरऑल Yes, sir. वैल्यू कम कब हो सकता है, जब Yes, ये वाला sir. वैल्यू क्या हो, Yes, sir. बढ़ जाए। जब ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये माइनस में है ना, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कम नहीं हो जाएगा। आप ये बताओ इस वाले वैल्यू को बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। यस सर। पहली बात मैक्सिमम के लिए आप लेमडा आप n2 की वैल्यू क्या रखोगे, 1 रखोगे, और मिनिमम के लिए क्या रखोगे बताओ। इन्फिनिटी नहीं समझ आया सर मैक्सिमम के लिए 1 क्यों रखेंगे? 1 पे तो शायद 0 हो जाएगा ना पूरा। 1 नहीं, देखो 1 नहीं, यहाँ पे 2 रख लेना, क्योंकि इसका देखो हमें लाइमन सीरीज की बात किया ना, तो लाइमन के लिए n1 की वैल्यू 1 होगी, तो n2 की वैल्यू क्या होगी 2 ऐसे वही 2 रख लेंगे, यानी पहला लाइन लिखना है, ठीक है क्या, डन है। अरे बोलो भाई। यस सर डन। यस सर। अगर मैक्सिमम वेवलेंथ हमें लेना है तो मैक्सिमम वेवलेंथ लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n2 की वैल्यू जो है वो क्या करेंगे, जस्ट अगला वाला लाइन मिलता है मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, डन। और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनिटी रख देंगे। इन्फिनिटी। क्या मेरी बातें क्लियर है? सर मैक्सिमम के लिए क्या बताया था आपने? मैक्सिमम के लिए आप क्या लिखना है, जस्ट अगला लाइन। अगर मान लो कि लाइमन है तो लाइमन का अगला लाइन कौन होता है, 2 होता है। पामर है तो पामर का अगला लाइन कौन होगा, 3 होगा। हाँ सर। क्लियर है क्या? क्लियर है, ये सब चीजें आप पढ़ लेना। ये सब पढ़ लेना, ठीक है। हमारे पास किसी प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का देख लेना आप लोग, ये सब चीज दिया हुआ, ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ, रिवीजन सीट है ये। अब देखो आप ये बताओ, बोर्ड ने और भी कुछ बोला था, बोर्ड ने क्या बोला था, ध्यान से देखना। बोर्ड ने ना और भी कुछ बोला था, उनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2 क्या होता है, nh/2 होता है। ये होता है कि नहीं होता है, NH कट होता है। अब इसके बाद देख लो हमारे पास, अगर मान लो कि हमारे पास L की वैल्यू पता है और हमें क्या निकालना है, और हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ऐसे निकालना है, तो mvr बराबर क्या हो जाएगा, h/2 L L+1, ये रूल मिलेगा, ठीक है क्या, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे निकालते हैं, किसी भी सबसेल का L+1 और h/2 ऐसे निकालते हैं ना एंगुलर मोमेंटम क्वांटम। मैग्नेटिक वाला कैसे निकालते हैं, n+2 ऐसे निकालते हैं कि नहीं निकालते, n+2 यस सर। स्पिन क्वांटम नंबर या फिर +½ होगा या फिर -½ होगा। हमारे पास 2 टाइप का नोड होता है, एक होता है रेडियल नोड और एक होता है क्या होता है, एंगुलर नोड। सबसे पहले बताओ टोटल नोड बराबर क्या होता है, n-1 रेडियल नोड बराबर क्या होता है, n-l-1 -l और एंगुलर नोड L -+L सिंपल और सिंपल क्या होता है, L होता है, ठीक है क्या। अगर मान लो हमारे पास 5D बोल दे, 5D का बोल दे कि आप एंगुलर नोड बताओ, 2 और रेडियल नोड 5 - 2 - 1 यानी इसका भी 2 आएगा, और टोटल नोड 5 - 1 यानी कि 4 आएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है?
किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नो सर। कर लोगे ना आप लोग? अरे यस बोलो हो भाई, जाएगा। कर लोगे ना? यस सर। हाँ सर। ये भी मैंने आपको एक फॉर्मूले में बताया था, ध्यान से देखो। डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होता है? लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच बाई एम वी होता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है? एच एम बाई एम वी होता है। एक और मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 पाई आर इक्वल टू क्या बताया था? एन लेमडा बताया था। ये सब बताया था ना? 2 पाई आर इक्वल टू क्या बताया था? एन लेमडा बताया था, या फिर एन एच बाई 2 पाई। ये सब आप लोग कर लोगे ना? कर लेना, आपको कुछ ज्यादा खास नहीं है, कर लेना आप लोग। ये देखो टोटल नोड दिया हुआ है, क्या करते हैं? यहाँ पे टोटल नोड दिया हुआ है। टोटल नोड बराबर क्या होता है? देखो यहाँ पे रेडियल नोड, रेडियल नोड बराबर क्या होता है? एन माइनस एल माइनस 1। एंगुलर नोड बराबर क्या होता है? केवल और केवल एल। और टोटल नोड क्या होता है हमारे पास? एन माइनस 1 होता है। क्लियर है? ये बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? कहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन होता है? 24 वाले नोड, 29। 29 24 and 29। ये सब कर लेना आप लोग। और कुछ ज्यादा। हाँ, एक चीज मैंने आपको और बताना भूल गया कि नंबर ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। n2 माइनस n1 N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये नंबर ऑफ लाइन इससे होता है। क्या होता है? नंबर ऑफ लाइन निकालने का फॉर्मूला है। डन क्या? क्लियर है? क्लियर है? ये सब तो आप लोग कर लोगे ना? कोई दिक्कत आएगी इसमें? नो सर। ये सब रिवीजन ही है, और कुछ बात है नहीं। और सर, मैंने नंबर- आपको एक बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला बताया था? कि कौन सा फॉर्मूला बताया था यार? ये किस चीज का फॉर्मूला था? अरे एक्स यूवी वाला मैंने क्या बताया था? सर कॉस्मिक गाड़ी। कॉस्मिक गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, वो वाला मैंने बताया था ना आपको। कॉस्मिक गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, ये सब मैंने आपको बताया था। वो सब चीजें से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लेना। डन? यस सर। बोलो बोलो। सर इसको एक बार अप्लाई करके दिखाओगे? अप्लाई करके मैंने आपको बताया था, देखो कॉस्मिक गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। अब देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? कॉस्मिक रे की। किसकी होती है? कॉस्मिक रे की। फिर उसके बाद गामा रे, गामा रे, गामा रे। फिर उसके बाद एक्स रे, फिर उसके बाद यूवी रे, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद माइक्रोवेव, और उसके बाद रेडियो वेव। समझ आया क्या ये सब चीजें? ये सब चीजें मैंने क्लास में कई बार बताया। और सर इसी का उल्टा वेवलेंथ का हो जाएगा? इसी का उल्टा वेवलेंथ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। ये बताओ, मैंने एवरेज एटॉमिक मास निकालना आपको बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। यस सर बताया। तो मान लो कि यहाँ पे क्लोरीन है, यस सर। क्लोरीन है 70 है और ये 35 है, और यह क्लोरीन है वो अभी 17 और 37 है। तो यह पता है क्या? यह 3:1 के फॉर्म में पाया जाता है। तो मान लो, या फिर बोल दे 75% और 25%, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इसका जो एटॉमिक मास है वो 75% पाया जाता है, और इसका 37 वाला 25%। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे? 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 75 प्लस 25। ऐसे कर लोगे क्या एवरेज एटॉमिक मास? मैंने कल बताया था ना आप लोग को। हाँ, अगर मान लो कि अगर आपको रेशियो में दे दे 3:4, तो आप क्या करोगे? 3 इंटू 35, 1 इंटू 37 और डिवाइड बाई 3 प्लस 1। देखो अगर रेशियो में दिया हो तो। क्लियर है क्या मेरी बात है? सर ये आइसो रिपीट कर दोगे? आप ये बताओ कि आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना तो जानते ही हो। हाँ सर। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना तो जानते हो ना? बोलो बोलो, जानते हो ना? जानते हो।
उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज का क्या मतलब है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन सेम हो। सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, सेम हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो Same. इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो बताओ यहाँ पे। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो बताओ। कर लोगे ना आप लोग, सब चीज कर लोगे ना? सर ये आइसो डायफर क्या है, इधर ये समझा दो। आइसो डायफर्स ये सब नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा आपको आइसो बार्स, आइसोटोप्स। आइसो डायफर्स वही होता है ना, ये भी मैंने बताया था कि मान लो किसी में न्यूट्रॉन निकाल लेना, किसी में प्रोटॉन निकाल लेना। अगर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू दूसरे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन की वैल्यू पे सेम आ जाएगा तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसो डायफर्स है। क्या है बताओ? आइसो डायफर्स है। क्या मेरी बातें क्लियर है? ये बताओ, मैंने इसका सबको PYQ वगैरह करा दिया है ना? हाँ सर। PYQ वगैरह सबको मैंने करा दिया है ना? बोलो। क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह तो सब हो गए ना? आओ मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करा देता हूँ, ठीक है? मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्या करा दे रहा हूँ? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल के। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का मैं क्या करा दे रहा हूँ? ये करा दे रहा हूँ। डन है क्या? ठीक है, बोलो बोलो। अरे बोल दो भाई। ओके सर, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। एक बार ना मैं इसको वो कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको। हाँ चला गया यार। यार चला गया। ठीक है जाओ। देखो स्क्रीन पे सबको शो हो रहा है क्या? बताओ बताओ। हाँ सर। चलो जरा दूसरा वाला आप लोग बताना। दूसरा वाला क्या होगा? चलो इसको छोड़ो, सर ए। ये वाला नहीं बताया गया, ये वाला भी ए। आपको बताया जाए। अभी ये वाला भी आपका जेई के सिलेबस से नहीं है पूरा। ये वाला बताओ, 9th का बताओ, 9th का। सर 2। देखो 4D सर एंगुलर क्या 4 पूछा? एंगुलर पूछा। एंगुलर का मतलब L होता है, D का मतलब क्या होता है? D का भी मतलब P होता है। तो हमारे पास 2 आएगा, यानी थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लियर है क्या? 11th का बताना जरा, 11th का। सर से 9। पूछा है ना, तो n स्क्वायर कर देना, ऑर्बिटल आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? 9 हो जाएगा। 12 का बताओ, 12 का। 12 का बताओ सर L। कितना होगा? L A वाला ऑप्शन। L। 13 का बताओ, 13 का। अभी मैंने अभी जस्ट क्वेश्चन इसका सॉल्व किया है। सर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहे हो, फॉर्मूला क्या था इसका? सर 1:3। एंगुलर मोमेंटम डिपेंड ऑन Option 4. एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना, वो केवल और केवल L पे डिपेंड करता है, एजिमुथल क्वांटम। इसका दूसरा नाम ही होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सर थर्ड। सर 13 का सर थर्ड। 4। देखो थर्ड। जो 13 वाला है ना, पहली बात ये 37 दिया हुआ, 35 दिया हुआ। जो 35 वाला होता है वो 75% होता है, 3 रेशियो में होगा। 37 वाला होता है 25%, यानी 1 रेशियो में होगा। तो 1 रेशियो 3 होगा ना? नहीं, ये 37 और 35 क्लियर है क्या? इसका आप लोग जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, किसका लगभग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगा। सर थर्ड होगा। Fe में कितना होता है?
26 और 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा ना। ए, और कोबाल्ट का कितना होता है? 27 और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 24 होगा। इसका तो नहीं सेम आएगा। इसका नहीं होगा सर। सेकंड तो सेकंड है इसका। देखो सेकंड वाले में जो आयरन है ना, 3 इलेक्ट्रॉन 23 हो जाएगा और मैग्नीज होता है 25, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो भी 23 हो जाएगा। तो सेकंड वाले का क्या आएगा? सेम आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात है आपसे? ये बताओ इनमें से कौन ऐसा है जो आइसोटोप्स नहीं है? सर 3 वाला। 3 वाला आइसोटोप के एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए? और सर 4 वाला भी है। और सर 4 वाला भी फोर है। भी है। हाँ दो सही है। ठीक है, ये जरा बताओ ये कौन सा सही है? कौन सा सही है? डीजेनरेट ऑर्बिटल पूछ रहा है। डीजेनरेट ऑर्बिटल के बारे में मैं बता देता हूँ। वह ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी सेम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। यानी एल की वैल्यू क्या होगी? दोनों में सेम होगी। एल की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल उसी को बोलते हैं जिसमें एल की वैल्यू क्या हो? सेम हो। तो सर फर्स्ट है यहाँ पे। सर पहली फर्स्ट बात यह तो सही नहीं होगा क्योंकि इसमें अलग अलग है, और यह भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें भी अलग अलग। फर्स्ट वाला है। डन है क्या? सर ये तो मल्टी इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. क्लियर है क्या? अच्छा 3 ही ऑप्शन है। तो फोर्थ वाला भी होगा ना वैसे। फोर्थ भी है। क्या? हाँ सर फोर्थ भी हो गया। फोर्थ ऑप्शन भी है। फोर्थ भी। देखो डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब पता है क्या होता है? मान लो कि 2 ऑर्बिटल हो और दोनों की एनर्जी क्या हो? सेम हो। लेकिन अगर आप फोर्थ में देखोगे ना, यह यहां तक दोनों सेम है, यानी किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात बोल रहा है। नहीं समझ आ रहा है? सर दोबारा यह बताना। किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के बारे में बात बोल रहा है। और डीजेनरेट का मतलब होता है कोई अलग अलग ऑर्बिटल हो लेकिन दोनों की एनर्जी सेम है। क्लियर है? Yes, sir. चलो इसका 19 Yes, वाला sir. बताओ जरा। किसका? 19 वाला। सर थर्ड और सेकंड नहीं। करेक्ट। पहला वाला तो गलत होगा क्योंकि n के बराबर l नहीं हो सकता। यस सर। Yes, sir. सर सर फोर्थ वाला भी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड। सेकंड और सेकंड थर्ड सही हो होगा। सकता है, थर्ड भी सही हो सकता है, फोर्थ नहीं सही हो सकता। नहीं हो सकता सर। 20 fourth नंबर भी बताओ। right है। 20 नंबर बताओ आप लोग। सर फर्स्ट और थर्ड। आइसोलेट। फर्स्ट वाला सही है, थर्ड वाला कहाँ से सही है? फर्स्ट वाला ही सही है। यस सर फर्स्ट वाला। नहीं थर्ड वाला भी सही Yes, है। sir. सर सही है सर वो थर्ड थर्ड वाला। वाला भी सही है क्योंकि Na प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस में भी यस सर 10 हो गया इसमें भी। 10 इलेक्ट्रॉन। हाँ सर। ये बताओ क्या सबको क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। किसी को कुछ भी डाउट्स है इसमें? नो सर। आप बताओ और भी किसी को कुछ भी पूछना है? बोलो। हाँ ठीक है, आप लोग जाओ रेस्ट करो, खाना खाओ और कल सभी को टेस्ट के लिए टाइम से आ जाना। ठीक है? सर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन की किसी ऑर्बिटल में? किसमें वेलोसिटी का Yes, sir. फॉर्मूला क्या होता है? कुछ बताएगा? 2 पॉइंट सर मैं बताऊं? बताओ। सर 2.188 into 10 raised to the power 8 into Z by n सेंटीमीटर पर सेकेंड। पे पावर 8 होता है या 6 होता है? अच्छा 6 होगा तो मीटर पर सेकेंड होगा। सर मैंने सेंटीमीटर पर सेकेंड बोला। करेक्ट बताया आपने। ये फॉर्मूला आपको याद कर देना। ठीक है? क्लियर है? सर एक बार आप बता दो, समझ नहीं आई। यस सर। मैं बता देता हूँ। वेलोसिटी किसी भी ऑर्बिटल में कैसे निकालेगा? 2.18 into 10 पे पावर 6। ठीक है क्या होगा बताओ? इंटू Z बाई n मीटर बाई सेकेंड। यही होता है। आप Z की वैल्यू अगर हाइड्रोजन दिया होगा तो 1 लिखना, हीलियम दिया होगा तो 2 लिखना, और n की वैल्यू किस सेल में चक्कर लगा रहा है, समझे क्या आप?
अरे ठीक है बोलो, सर। समझ आ गया? ठीक। बोल दो समझ आ। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोग से जल्दी। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू। बाय सर। Bye, sir. Thank you, sir. Good night, sir.